प्यारे बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आप सब देख रहे हैं हमारे साथ एग्रीकल्चर की ये सीरीज़, जिसमें अब तक हमने आपको 4 लेक्चर करा दिए हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है, तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके उन्हें देख सकते हैं। और अब अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है, तो आप अपने सभी दोस्तों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। व्हाट्सएप ग्रुप पर, एफबी पर, जहाँ-जहाँ आपके साथ में तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं, यूपी कैडेट की, आईसीआर की, बीएचयू की, तो उन सभी दोस्तों में, उन सभी भाइयों में आप इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है? तो आज हम इसका 5वां लेक्चर देखेंगे। और आप सबसे बता दें इससे पहले कि अगर आपने अब तक टेस्ट सीरीज़ नहीं जॉइन किया है आईसीआर, बीएचयू और यूपी कैडेट के लिए, तो आप सभी स्टूडेंट टेस्ट सीरीज़ को ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि ये आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ताकि आप सक्सेस पा सकें, ठीक है? आपको एक आइडिया होगा कि जो भी तैयारी आपकी अब तक चल रही है, वो कितनी अच्छी है, या फिर आपको क्या उसमें और इम्प्रूव करना चाहिए, ठीक है? तो अगर आप टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप आज ही 92 35 12 60 64 पर, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करिए। इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक? चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये लेक्चर, जिसमें हम इम्पोर्टेंट जो भी पॉइंट हैं वो सारे के सारे देखेंगे। जौ, सोयाबीन से जुड़े हुए और बाकी चीज़ों से भी जुड़े हुए पॉइंट सारे के सारे देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जौ का पुष्पक्रम कहलाता है। जौ का पुष्पक्रम क्या कहलाता है? तो देखिए यहाँ पर लिखा है, जो जौ का पुष्पक्रम होता है, जौ के पुष्पक्रम को कहा जाता है क्या? स्पाइक। क्या कहते हैं जौ के पुष्पक्रम को? जौ के पुष्पक्रम को कहा जाता है स्पाइक। सेकंड पॉइंट है आपका, जौ का फल कहलाता है। जौ का फल कहलाता है, क्या कहलाता है? जौ का फल कहलाता है कैरीऑप्सिस। जौ के फल को क्या कहते हैं बच्चों? कैरीऑप्सिस, ठीक है? जौ के पुष्पक्रम को कहते हैं स्पाइक, और जौ का फल जो होता है वो कहलाता है कैरीऑप्सिस। इसके बाद थर्ड पॉइंट यहाँ पर आपका दिया हुआ है, जौ में कौन सा परागण होता है? जौ में कौन सा परागण होता है? तो बच्चों, जौ में जो होता है वो होता है कैसा? स्वपरागण होता है। जौ में स्वपरागण होता है। अगला चौथा पॉइंट यहाँ पर आपको दिया हुआ है जौ के बारे में, कि जौ की बीज दर कितनी होती है? जौ की बीज दर कितनी होती है? तो बच्चों, जौ की जो बीज दर होती है वो होती है 75 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। कितनी होती है? 75 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जौ की बीज दर होती है। ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद लास्ट पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है आपका, अगला पॉइंट दिया हुआ है, सेकंड लास्ट पॉइंट है जौ का। इसमें दिया हुआ है कि जौ की डिबलर द्वारा बीज दर कितनी होती है? अगर डिबलर विधि द्वारा जौ की बुआई की जाए, तो इसकी बीज दर कितनी होती है? तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जौ की जो डिबलर विधि द्वारा बीज दर होगी, वो कितनी होगी? 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है, ठीक है? तो चलिए, अब ये जौ के बारे में जो पॉइंट दिया हुआ है, लास्ट पॉइंट दिया हुआ है, इसके बारे में देख लेते हैं क्या लिखा है, कि जौ की उन्नतशील जो प्रजातियां होती हैं वो कौन कौन सी हैं? जौ की उन्नतशील प्रजातियां कौन कौन सी हैं? यहाँ पर देखिए नाम लिखा है, आजाद, अंबर, विजय, ज्योति और रत्ना, ठीक है? आजाद, अंबर, विजय, ज्योति और रत्ना, ये सारी कैसी हैं? जौ की उन्नतशील प्रजातियां हैं। कौन कौन सी? आजाद, अंबर, विजय, ज्योति और रत्ना जो है, ये कैसी हैं? जौ की उन्नतशील प्रजातियां हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोयाबीन के बारे में देखना स्टार्ट करते हैं बच्चों। सारे के सारे पॉइंट आप इन्हें इम्पॉर्टेंट है, नोट करते चलिए, इनके नोट्स बना लीजिए और उन्हें टाइम टाइम पे आप रिवाइज करते जाइए। मैंने पहले लेक्चर में ही आपसे कहा था कि जब भी आप किसी चीज़ को बार बार रिवाइज करते हो, ठीक वैसे ही जैसे आप किसी रास्ते पर बार बार जाते हो, तो वो रास्ता आपको याद हो जाता है ना, वैसे ही ये पढ़ाई का तरीका होता है बच्चों। इसमें आपको बार बार चीज़ों का रिवाइज करना होता है, बार बार उनका रिवीजन करना होता है, तभी आपको वो चीज़ें हमेशा के लिए क्या होंगी? याद हो जाएंगी, ठीक है? चलिए यहाँ पर देखिए, सोयाबीन के बारे में देखेंगे हम लोग। सोयाबीन का बॉटेनिकल नेम क्या होता है? तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है सोयाबीन का ग्लाइसिन मैक्स। क्या कहते हैं? ग्लाइसिन मैक्स होता है, ठीक है? ग्लाइसिन मैक्स सोयाबीन का बॉटेनिकल नेम होता है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे क्या लिखा है। सोयाबीन की फैमिली कौन सी है? सोयाबीन की फैमिली कौन सी है? तो बच्चों, सोयाबीन की जो फैमिली होती है वो होती है कैसी? सोयाबीन की फैमिली होती है लेग्यूमिनेसी, यानी फेबेसी फैमिली से होता है ये। कैसे? लेग्यूमिनेसी फैमिली का होता है। आपको याद रखना है कि सोयाबीन में प्रोटीन भी होता है, बहुत अच्छा प्रोटीन होता है, अच्छी मात्रा में, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर देखिए ये एक पॉइंट भी लिखा हुआ है, सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? 40 से 42%। कई बार एग्जाम में पूछ देता है बच्चों कि सोयाबीन, ऑप्शन में दे देगा कि सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन किस में पाया जाता है। उसमें आपसे पूछ देता है कि दालें, सोयाबीन, मूंगफली वगैरह वगैरह चीज़ें इस तरह की दे देगा। तो याद रखना, जब भी दालें और
सोयाबीन एक साथ ऑप्शन में दे रखा है, तो वहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सोयाबीन हो जाएगा। ठीक, चलिए, तो यहाँ पर हमने देखा सोयाबीन की फैमिली कौन सी है? लेग्यूमिनेसी फैबेसी फैमिली से। ठीक है, इसके बाद जो आपका पॉइंट है वो क्या है? सोयाबीन को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? सोयाबीन को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो आपका क्या है? दूसरे किस नाम से जाना जाता है? यह है जादुई फसल नाम से। ठीक है, इसे जादुई फसल भी कहा जाता है, जादुई फसल के नाम से भी जाना जाता है। अगला पॉइंट है आपका, सोयाबीन को क्या कहते हैं? सोयाबीन को कहते हैं शाकाहारी मांस। क्यों, ऐसा क्यों कहते हैं? इसे सोयाबीन को शाकाहारी मांस क्यों कहते हैं बच्चों? तो सोयाबीन में जैसा कि हमने बताया आपको, प्रोटीन बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? इसे शाकाहारी मांस कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट है आपका, सोयाबीन दलहनी व तिलहनी दोनों फसल है। ये भी आपको एक पॉइंट याद रखना है। आपसे पूछ दे ऑप्शन में कि चार ऑप्शन दे देगा आपको, पूछेगा निम्नलिखित में से दलहनी व तिलहनी फसल कौन सी है, उसमें चार ऑप्शन दे देगा। तो आपको याद रखना है कि सोयाबीन जो होती है वो कैसी फसल होती है? दलहनी व तिलहनी दोनों टाइप की फसल होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हम लोग देख चुके हैं बच्चों कि सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है। तो सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा होती है कितनी? 40 से 42% जो होता है सोयाबीन में वो प्रोटीन पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। सोयाबीन का तेल भी निकाला जाता है। आप सब लोग जानते हैं सोयाबीन कितने प्रकार की होती है? एक ही प्रकार की होती है। सोयाबीन एक ही प्रकार की होती है, जो छोटे छोटे चने के दाने जैसी होती है, बहुत ही वाइट वाइट से होते हैं। या फिर आप क्रीम कलर कह लो उनको। जो छोटा सा होता है ना, वो सोयाबीन का दाना होता है। ठीक, उनमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होती है। कुछ लोग क्या कहते हैं कि सोयाबीन उसको समझते हैं, एक पकौड़ी जैसा आता है जो छोटी-छोटी फुलौरी कह लो आप, है ना? गाँव देहात से जुड़े हो सब लोग समझते होंगे फुलौरी क्या होता है। तो जो पकौड़ी टाइप का होता है ना, वो क्या होता है कि जो छोटे वाले दाने होते हैं, उसका तेल निकाला जाता है, ठीक है? उसका तेल निकालते हैं, उसका तेल निकालने के बाद जो चीज़ें बचती हैं, उनसे उसको बनाया जाता है। पकौड़ी टाइप का छोटा-छोटा गोल-गोल कर लेते हैं, फिर उसकी भी सब्ज़ी बनती है। उसे पानी में भिगो के, उसके बाद आलू के साथ उसकी सब्ज़ी बनती है। तो कुछ लोग जो बड़ा-सा होता है ना गोल-गोल पकौड़ी जैसा, उसको सोयाबीन समझते हैं। एक्चुअली वो सोयाबीन नहीं होता है, सोयाबीन वही होता है जो छोटा-सा दाना होता है, चने के बराबर वाला जो होता है, हमने क्रीम कलर का जो बताया, वो होता है हमारा सोयाबीन। आपको याद रखना है ये चीज़। तो यहाँ पर लिखा है कि प्रोटीन की मात्रा 40 से 42%। इसके बाद इसके बाद किसकी मात्रा पूछा है? इसके बाद आपसे पूछा है कि सोयाबीन में तेल की कितनी मात्रा होती है? सोयाबीन में तेल की मात्रा हमने बताया जो छोटे दाने होते हैं उससे क्या निकालते हैं? तेल निकाला जाता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि 20 से 22% जो होता है उसमें तेल की मात्रा होती है। सोयाबीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है शरीर के लिए। अगर आप सुबह-सुबह 1 हफ्ते आप खा के देखिए चने के साथ भिगो के, तो आपको बहुत ही ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, है ना? दिन भर आप हमेशा दिन भर क्या रहेंगे उससे एक्टिव रहेंगे, चीज़ों को काम जो भी काम करने हैं, जो भी पढ़ाई-लिखाई करनी है, उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, पूरे के पूरे दिन आप एक्टिव रहेंगे, ये मान लीजिए। ठीक, आगे देखिए, सोयाबीन का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ पर होता है? सोयाबीन का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है? सोयाबीन का उत्पादन सर्वाधिक होता है मध्य प्रदेश में, ठीक है? आगे बढ़ेंगे। इसके बाद आपका यहाँ पर अगला पॉइंट दिया हुआ है, सोयाबीन में अंकुरण के लिए तापमान कितना है? सोयाबीन में अंकुरण के लिए तापमान कितना चाहिए होता है? इसमें अंकुरित जो भी इसकी बुआई होती है, उसके बाद इसके अंकुरण के लिए इसमें जो तापमान चाहिए होता है, वो कितना चाहिए होता है? 15 से 20% का डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान चाहिए होता है। आगे बढ़ेंगे। आगे इसके बाद जो भी पॉइंट दिए हैं, वो देखते हैं। 15 से 20% अंकुरण के लिए तापमान हम लोगों ने देख लिया। इसके बाद दिया है सोयाबीन की प्रजातियाँ कौन-कौन सी होती हैं? सोयाबीन की प्रजातियाँ कौन-कौन सी होती हैं? तो यहाँ पर देखिए सोयाबीन की जो प्रजातियाँ होती हैं वो होती हैं अलंकार, शिलाजीत और ब्रेग। ये 3 प्रजातियाँ इसकी इम्पोर्टेंट हैं। तीनों को तीनों आप लिख लीजिए। ये एग्ज़ाम में पूछी भी जा चुकी है। ठीक है? सोयाबीन की प्रजातियाँ कौन-सी होती हैं? अलंकार, शिलाजीत और ब्रेग। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है, सोयाबीन की खली को किस नाम से जानते हैं? ये वही चीज़ है जो पकौड़ी की मैं बात कर रहा हूँ, सोयाबीन की खली कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? जब तेल निकालने के बाद जो चीज़ें बच जाती हैं, उसे कहते हैं खली। जो सरसों का तेल होता है, आप जानते हैं सरसों होती है, सरसों का तेल निकाला जाता है मशीन से, उसके बाद उसकी जो खली होती है, वो सब क्या करते हैं? वो सब जानवरों को खिलाई जाती हैं। आपको पता है कि जो सरसों के तेल की खली होती है, वो क्या करते हैं? जानवरों को खिलाई जाती है ना? वैसे ही सोयाबीन की खली होती है, इसे न्यूट्रीगेट नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? न्यूट्रीनीगेट। ये लिखा हुआ है, देख लीजिए। न्यूट्रीनीगेट नाम से जानते हैं। सोयाबीन की खली को किस नाम से जानते हैं? न्यूट्रीनीगेट नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है कि शिलाजीत व अंकुर किसकी प्रजाति हैं? अभी हमने देखा यहाँ पर शिलाजीत, अलंकार या अंकुर, ठीक है? और ब्रेग, ये 3 आपको इसकी प्रजाति दी हुई हैं। तो शिलाजीत व अंकुर किसकी प्रजाति हैं? ये सोयाबीन की प्रजाति हैं। ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। अगला पॉइंट यहाँ पर लिखा है क्या?
सोयाबीन की जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? सोयाबीन की जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? तो ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि सोयाबीन की जड़ों में राइजोबियम जपोनिकम जीवाणु पाया जाता है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, ये भी यूपी कैडेट के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सोयाबीन की जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? राइजोबियम जपोनिकम जीवाणु पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। सोयाबीन को गर्म करने पर कौन सी विटामिन नष्ट हो जाती है? अगर हम सोयाबीन को गर्म करें, कुछ लोग इसे उबाल के खाते हैं, चना जैसे भिगो दिया साथ में, तो वो इसे उबाल के खाते हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जब भी आप सोयाबीन को गर्म करते हो, जब भी इसे या उबालते हो या फिर गर्म करते हो, तो इसमें से जो विटामिन होता है थायमीन, थायमीन विटामिन जो होता है, ये क्या होता है? थायमीन विटामिन नष्ट हो जाता है। ठीक है, थायमीन विटामिन इसका नष्ट हो जाता है गर्म करने पर। आगे बढ़ते हैं। सोयाबीन का जन्म स्थान क्या है? सोयाबीन का जन्म स्थान जो था वो क्या है? चीन, चाइना, आप सब जानते हैं, है ना? आप सब जानते हैं सोयाबीन का जन्म स्थान क्या है? चीन है। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं। सोयाबीन का जन्म स्थान हम लोगों ने देख लिया। इसके बाद देखिए क्या पॉइंट लिखा हुआ है। इसके बाद लिखा है सोयाबीन में लाइपोक्सिडोज नामक एंजाइम पाया जाता है जो दाल में दुर्गंध पैदा करता है। दाल में जो हल्की सी महक आती है वो आती है लाइपोक्स लाइपोक्साइडोज, है ना? जो ये एंजाइम का नाम लिखा है इसी की वजह से आता है। इसलिए सोयाबीन का उपयोग दाल बनाने में नहीं किया जाता। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ये एग्जाम में पूछा नहीं गया है अब तक, लेकिन आपको बस जानकारी के लिए याद रखना है। आगे बढ़ेंगे। सोयाबीन में लिनोलेइक अम्ल होता है। सोयाबीन में लिनोलेइक अम्ल होता है। ठीक है, ये भी आपको पॉइंट बस सिर्फ याद रखना है, लिनोलेइक अम्ल होता है। सोयाबीन में लिनोलेइक अम्ल पाया जाता है। बस ये पॉइंट आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। सोयाबीन में मिथियोनिन की मात्रा कम होती है। अगर आपसे पूछे क्या सोयाबीन में मिथियोनिन की मात्रा अधिक होती है, तो आपको बताना है नहीं, सोयाबीन में मिथियोनिन की मात्रा कम होती है। आगे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट आपका दिया है सोयाबीन में लाइसीन की मात्रा कैसी होती है? सोयाबीन में लाइसीन की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, ये सारे के सारे जो पॉइंट यहाँ पर 4 पॉइंट दिए हैं, बस आपको याद रखने हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं हम लोग मूंगफली से जुड़े हुए सारे के सारे पॉइंट यहाँ पर डिस्कस करेंगे। मूंगफली का बॉटेनिकल नेम अगर देखा जाए तो आपको बॉटेनिकल नेम यहाँ पर दिया हुआ है, इसे याद रखने हैं। क्या होता है मूंगफली का बॉटेनिकल नेम? मूंगफली का नेम होता है एरासिस हाइपोगेया, है ना? एरासिस हाइपोजिया कह सकते हो आप, एरासिस हाइपोजिया। ठीक है, ये नाम आपको यहाँ पर दिया हुआ है मूंगफली का बॉटेनिकल नेम, इसे आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। मूंगफली की फैमिली कौन सी है? अगर आपसे पूछ दे कि मूंगफली की फैमिली कौन सी है, तो आपको याद रखना है कि जो मूंगफली की फैमिली होती है वो होती है लिग्नोसिस, है ना? मूंगफली की फैमिली होती है लिग्नोसी। ठीक है, तो आपको याद रखना है। इससे पहले मैंने जो सोयाबीन की फैमिली के बारे में बताया, सोयाबीन की फैमिली के बारे में भी आपको याद रखना है, वो भी आपका पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। मूंगफली का जन्म स्थान कौन सा है? मूंगफली का जन्म स्थान कौन सा है? तो बच्चों मूंगफली का जो जन्म स्थान है वो क्या है? ब्राजील। इससे पहले सोयाबीन का देखा था कहाँ है? सोयाबीन का जन्म स्थान क्या है? चाइना। और मूंगफली का जन्म स्थान क्या है? मूंगफली का जन्म स्थान है ब्राजील। आगे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट देखते हैं। मूंगफली में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मूंगफली में गुणसूत्रों की संख्या होती है कितनी? 40। मूंगफली में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है? 40 गुणसूत्रों की संख्या होती है। आगे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट दिया हुआ है आपका, मूंगफली में उपज व क्षेत्रफल दृष्टि से प्रथम स्थान किसका है? अगर बात की जाए कि मूंगफली में उपज व दृष्टि, इसका क्षेत्रफल दृष्टि के हिसाब से तो कितना किसका स्थान है, तो वो भारत का है। यानी कि मूंगफली में सबसे ज्यादा उपज कहाँ है? उपज व क्षेत्रफल दृष्टि से तो ये भारत इसमें प्रथम है। यानी कि सबसे ज्यादा जो उपज होती है मूंगफली की वो कहाँ होती है? वो इंडिया यानी भारत में ही होती है। आगे बढ़ेंगे। मूंगफली में प्रोटीन कितने प्रतिशत पाई जाती है? हमने देखा था 40 से 42% जो प्रोटीन होती है वो कहाँ पाई जाती है? सोयाबीन में पाई जाती है। लेकिन जो मूंगफली में प्रतिशत होता है प्रोटीन का वो होता है कितना? 25%, मात्र 25%। ठीक है, तो मूंगफली में जो मात्रा होती है इसकी प्रोटीन की, वो कितनी होती है? 25% होती है। आगे बढ़ेंगे। मूंगफली में तेल व वसा पाई जाती है। इसमें वसा अच्छी मात्रा में पाई जाती है। इसमें तेल और वसा जो है वो 40% पाया जाता है। मूंगफली में तेल और वसा 40% पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है मूंगफली के फल का प्रकार है। मूंगफली एक कैसे प्रकार का फल है? अगर बात की जाए कि ये किस प्रकार का फल है, तो ये लोमेंटम प्रकार का है। कैसा? लोमेंटम टाइप का फल है। आगे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट है पेगिंग किससे संबंधित है? पेगिंग एक प्रकार की प्रक्रिया होती है। इसको डिटेल में हम लोग जब भी क्लास होगी तो उस बारे में समझेंगे। डिजिटल बोर्ड पे इसको आपको समझाया जाएगा। ठीक है, अभी बस आप इतना समझिए यहाँ पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी जरूरी है कि पेगिंग किससे संबंधित है। पेगिंग संबंधित है मूंगफली से संबंधित है।
ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या पॉइंट दिया हुआ है। यहाँ पर दिया है कि मूँगफली की गुच्छा वाली प्रजाति कैसी होती है? मूँगफली की जो गुच्छा वाली प्रजाति होती है उसे कहते हैं ज्योति प्रजाति, ठीक है? जो मूँगफली की गुच्छा वाली प्रजाति होती है उसे कहते हैं ज्योति प्रजाति कहते हैं, ठीक? इसके बाद पॉइंट है आपका मूँगफली की फैलने वाली प्रजाति कौन-सी है? जो मूँगफली की फैलने वाली प्रजाति है वो कौन-सी? चंद्रा और चित्रा। अगर गुच्छा वाली प्रजाति पूछे ज्योति, फैलने वाली प्रजाति पूछे तो चंद्रा और चित्रा। कौन-सी? गुच्छा वाली पूछेगा तो ज्योति, ज्योति मतलब गुच्छा, ऐसे याद रखना है आपको। गुच्छा मतलब ज्योति, ठीक है? गुच्छा वाली प्रजाति कौन सी? ज्योति मूंगफली की। और मूंगफली की फैलने वाली प्रजाति कौन सी? चंद्रा या चित्रा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया हुआ है मूल रोम। मूंगफली की जड़ में नहीं पाए जाते हैं। मूल रोम अगर आपसे पूछा जाए कि क्या मूंगफली की जड़ में मूल रोम पाए जाते हैं, तो आपको यहाँ पर बताना है कि जो मूल रोम है वो मूंगफली की जड़ में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है? चलिए आगे देखेंगे। मूंगफली की खली में, मूंगफली की जो खली होती है, खली का, मूंगफली की खली का क्या मतलब है? जैसे ही हमने आपको बताया था सोयाबीन की खली में क्या होता है, सोयाबीन की खली मतलब सोयाबीन का तेल निकालने के बाद बचा हुआ अवशेष या बचा हुआ मटेरियल, वही चीज होता है मूंगफली में। मूंगफली की खली का मतलब है मूंगफली का तेल निकालने के बाद बचा हुआ बाकी शेष भाग, ठीक है? तो मूंगफली की खली में नाइट्रोजन पाया जाता है कितना? तो देखिए यहाँ पर लिखा है मूंगफली की खली में नाइट्रोजन पाया जाता है 7.8%, एनपीके 73, ठीक है? ये चीज़ें आपको याद रखनी है, बस इतना ही आपको याद रखना है कि मूँगफली की खली में नाइट्रोजन कितना पाया जाता है? 7.8% एनपीके, ठीक? चलिए, आगे देखेंगे। अगला पॉइंट है आपका कि मूँगफली के फूल में कितने पुंकेसर पाए जाते हैं? मूँगफली के फूल में कितने पुंकेसर पाए जाते हैं? 9 से 10 पुंकेसर पाए जाते हैं। मूँगफली के फूल में 9 से 10 पुंकेसर पाए जाते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है आपका मूँगफली में सेलिंग प्रतिशत कितना है? मूँगफली में सेलिंग प्रतिशत जो होता है वो होता है 75 70 से 75%, ठीक? चलिए आगे देखिए। मूँगफली के प्रोटीन की तुलना मिल्क प्रोटीन केसीन से होती है। एक मिल्क प्रोटीन पाउडर आता है उससे की जाती है। जो मिल्क में प्रोटीन होता है केसीन, उससे करते हैं, ठीक है? मूँगफली के प्रोटीन की तुलना मिल्क प्रोटीन जो कि दूध में पाया जाता है केसीन से की जाती है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। चलिए आगे देखेंगे कि मूँगफली का दूसरा नाम क्या है? मूँगफली का अगर दूसरा नाम बात की जाए तो इसे कहते हैं गरीबों का बादाम, क्योंकि ये गरीबों के लिए बहुत ही आसानी से उपलब्ध होता है, बहुत ही सस्ती दर में उपलब्ध होता है, तो इसे गरीबों का बादाम, चीनी बादाम, मनीला कोटी, मनीला नट या पीनट कहते हैं। पीनट बटर भी आता है, मूँगफली का बटर बनाया जाता है इसे पीस के, है ना? तो आपको याद रखना है कि इसे पीनट कहते हैं, गरीबों का बादाम कहते हैं, चीनी बादाम, ये सब चीज़ें कही जाती हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि वानस्पतिक प्रोटीन का अच्छा एवं सस्ता साधन किसे कहते हैं? वानस्पतिक प्रोटीन का अच्छा एवं सस्ता साधन अगर कोई चीज़ है, तो वो क्या है? मूँगफली है, मूँगफली, ठीक? आगे है टिक्का रोग यानी धब्बा पत्ती रोग किससे संबंधित है? तो ये भी संबंधित है किससे? मूंगफली से संबंधित है। यानी कि कौन सा टिक्का या धब्बा रोग किससे संबंधित है? मूंगफली से संबंधित है। किस कवक के कारण होता है ये होता है सर्कोस्फोरा पर्सोनाटा कवक के द्वारा होता है, ठीक है? ये पॉइंट आपको याद रखना है। बच्चों ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही मेहनत से तैयार किए जाते हैं, तो उम्मीद है आप सब इन्हें बहुत अच्छे से तैयार कर रहे होंगे और आप इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने सभी के सभी दोस्तों में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके, हम लोगों की कोशिश जो है वो सफल हो सके, ठीक है? तो आप सब ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।